10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है केमिकल्स होते हैं, उनमें रिएक्शन होती है। सबसे पहले हमें चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको चैप्टर का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल्स आप देखेंगे, केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, हर जगह आपको केमिकल रिएक्शन नजर आएंगे, ठीक है? जैसे आप हंसते हैं, रोते हैं, खाना खाते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उन सब के लिए हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं? केमिकल्स के थ्रू होते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हम कुछ रिएक्ट करते हैं। हमारा मूड कभी अच्छा होता है, कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता, कभी आपका पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है और कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। ये किस वजह से होता है? आपकी बॉडी में केमिकल्स चेंजेस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपको कभी अच्छा मन फील होता है, कभी बुरा मन फील होता है। तो ऐसे ही बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लास में 3-4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एक एक स्टूडेंट ये है, दूसरा स्टूडेंट ये है, और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है? अब एक मान लो ये टीचर है, एक ये गर्ल गर्ल स्टूडेंट है, और ये भी एक स्टूडेंट है। तो इन्होंने क्या किया, कोई बात बोलते हैं, हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। तो एक स्टूडेंट ने कुछ पॉजिटिव व्यू दिए अपने, एक ने कुछ नेगेटिव दिए, टीचर ने कुछ पॉजिटिव दिए। अब इन्होंने रिएक्ट किया, जो इन्होंने अपने व्यूज रखे, हो सकता है किसी के पॉजिटिव, हो सकता है किसी के नेगेटिव, इन सब के रिएक्शन की वजह से जो एक आउटपुट आएगा, यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, ठीक है? एक हमारी नई थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है? नई थिंकिंग जो डेवलप होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिला जुला रूप होगा, ठीक है? ये क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। इसे प्रोडक्ट बोला गया। इन्होंने क्या किया था? जो व्यूज थे, इन्होंने रिएक्ट किया, किसी भी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट किया। इसने भी अपने रिएक्ट किया और इन्होंने भी अपना रिएक्ट किया। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2 और रिएक्टेंट नंबर 3। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है बाय विच टू और मोर देन टू, ये इधर टू भी हो सकते हैं, ये फिर मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी। देखो इधर देखते हो तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है। तो इन्होंने रिएक्ट किया और प्रोड्यूस किया एक नया प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। ये हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और इस चीज को सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके, इसको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो क्या कहलाएगी? हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है? ये तो हमने इन जनरल टर्म में पढ़ लिया, लेकिन इसको अब हम केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बोल दिया जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस लिख लेंगे साथ साथ। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू another chemical substance
दिख पा रहे हैं ना आपको अच्छे से? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बाय मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, एक एक जो सब्सटेंस है उससे दूसरा सब्सटेंस बन जाना, अपने कुछ प्रॉपर्टीज भी वो चेंज करेगा। अब वो कैसे बनता है? या तो वो बॉन्ड को बनाएगा या फिर ब्रेक करेगा। ठीक है, तो उसने एक नया नया केमिकल फॉर्म कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मानो ये दो रिएक्टेंट थे, ठीक है, प्लस, और इधर आपके और दो रिएक्टेंट हैं, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, इधर भी आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इधर भी बॉन्ड नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट जब इन्होंने रिएक्शन की, तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है इन्होंने अपना बॉन्ड तोड़ लिया और ये इसके साथ बॉन्ड बना ले और ये इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो इसने क्या किया? यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया और यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया और यहां पे नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यही तो हमने बोला, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, या फिर हो सकता है ये वाला था, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक और था, तो इसने इसको ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन इसके साथ ये खुद को ऐड कर लेता है। क्या कर लेता है? तो इस मेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ। क्या हुआ? मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ये हमारी सिचुएशन हो सकती है, या तो इंटरचेंज हो सकते हैं या फिर ब्रेक हो गए सेपरेट हो सकते हैं। मान लो ये था हमारा और एक ये है हमारा, तो इसमें क्या हो सकता है? एक तो हमारा इसके साथ ये कंबाइन कर जाएगा और एक हमारा अलग रह जाएगा। इसमें क्या हुआ? हाँ, तो इसने क्या किया? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व है इसमें। इसमें क्या, बस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों है। राइट? तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल तरीके से कैसे दिखाएं? केमिकल तरीके से हम इस चीज को कैसे दिखाएं, वो हमारी कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। इरेज करूं? अब जैसे आपकी इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या है? मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg। इसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऊपर लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला क्या है? O2। ठीक है, इसको रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम बनेगा। क्या बनेगा आपका? ऑक्साइड। इसे और क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम, जैसे होता है ना, आपके भी दो नाम होंगे, जैसे स्कूल में आपको किसी नाम से बुलाते हैं, आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपको प्यार से ये तो इसका दूसरा, ऐसे ये केमिकल फॉर्मूला हुआ। MgO तो इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ। इसे मैग्नीशिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैग्नीशिया। राइट? तो ये इसने रिएक्शन करा, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्लस का साइन लगाया, एरो लगाया, मैग्नीशियम को हमने Mg से डिनोट किया, और इसको किससे डिनोट डिनोट किया? ऑक्सीजन को O से डिनोट किया। ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? तो इसे ही क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। राइट? अब क्या होता है, कई बार
जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसे पहले रब करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे पहले हम रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? क्योंकि वो रखा होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है और एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, मतलब कि वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैग्नीशियम के रिबन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमने उसको रब नहीं किया तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। लेकिन हमें ये तो बनाना ही नहीं है, हमें क्या बनाना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना था, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नीशिया बनाना था। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? रब करते हैं बिफोर बर्निंग, बिफोर इसको हीट देने से पहले। ठीक है। अब इन रिएक्शंस को शो करने के लिए कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्लियर हुआ ना चैप्टर का? मीनिंग क्लियर हुआ ना आपके चैप्टर का? आई एम आस्किंग, आपको मीनिंग समझ आ गया चैप्टर का? क्या मीनिंग है? आपसे कोई पूछे कि आप फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब है आपके चैप्टर का, तो आप बता सकते हैं? ओके। तो अब मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन जो होती है शो करने के लिए हम कुछ कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारा मान लो एक रिएक्टेंट है, ये फिर यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट है, यहाँ पे एरो लगाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है। हो सकता है मोर देन टू प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे हमने कुछ सिंबल यूज किए, जैसे कि विजिबल है ना आपको उधर तक? ये प्लस सिंबल यूज किया। ये प्लस वाला सिंबल कब यूज होता है? जब हम रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे मोर देन टू रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ओके। जब रिएक्टेंट साइड पे या फिर प्रोडक्ट की साइड पे हम मोर देन टू कंपोनेंट्स को लिखते हैं, रिएक्टेंट हुए या प्रोडक्ट हुए, या फिर उसके साथ कुछ और एडिशनल चीजें आती हैं, उसको लिखने के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। फिर आता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला आपका एरो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाया। और कई बार ये एरो आपको यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको हो सकता है इस तरीके से दिखे, हाफ हेडेड टू एरो दिखे, एक जो कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों एरोज में क्या अंतर होगा? ये वाला, इसका मतलब ये होता है अगर ये चीज आगे की तरफ चली गई, मतलब कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो इसे दोबारा से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे कि हम दूध की बात करें, मिल्क जो होता है आपका, मिल्क में हमने क्या किया? हल्के से गरम मिल्क में हमने क्या डाली? कर्ड डाली। तो ये जब कुछ टाइम के बाद कुछ टेम्परेचर दिया और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये कंप्लीट कर्ड में कन्वर्ट हो गई। तो अब आप क्या इस कर्ड से दोबारा से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये फॉरवर्ड जो हेडेड एरो है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको कि हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए, हम क्या ले सकते हैं? वाटर है, चलो मिल्क है, मिल्क में हमने कुछ वाटर डाला। क्या डाला? वाटर डाला। तो ये दिखने में तो आपको मिल्क ही दिखेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई होगी, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई होगी। या फिर हम बोल सकते हैं वाटर में हम क्या ऐड कर ले? शुगर ऐड कर ले या फिर सॉल्ट ऐड कर ले। तो आपको बोला जाए कि कुछ भी करो, आप इसको रिवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आप रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? एक ऐसे होता है, सबके साथ ऐसे हो गया। जब हम इसको हीट देंगे, इसको क्या देंगे? हीट देंगे, तो आपका वाटर और मिल्क अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे मैंने क्या किया, एक गिलास क्या लिया? मिल्क लिया, और एक ही गिलास वाटर लिया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है। अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, इससे डबल हो गई। लेकिन अब मैं चाहूँ कि मिल्क को अलग और इसको अलग कर दूं, वाटर को अलग कर दूं, तो क्या मैं इसको हीट देके वापस कन्वर्ट नहीं कर सकती? कभी आपने दूध गर्म किया है तो उसमें देखा होगा, जो आपने उसपे कवर किया है,
कोई भी जैसे आप किसी भी यूटेंसिल में गर्म कर रहे हैं दूध, नीचे से आपने क्या की, हीट प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड। तो वो हीट होती है जिससे आपने उसको कवर किया होता है, लेड जो होती है आपकी, उसको हटा के देखेंगे, तो इसको हटा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो ये क्या है? ये water है आपका, क्या है ये? हाँ, वाटर वेपर्स है। तो जो बाकी का मिल्क है वो तो इधर ही रह गया ना, यहाँ पे क्या रह गया होता है आपका, इधर बना, क्या रह गया होता है, मिल्क। तो क्या हमारा अलग नहीं हुआ ये? क्यों नहीं पॉसिबल है? लेकिन वो जो बॉईल हुआ, बॉईल होने के बाद जो आप खोहा, खोआ होता है ना, खोए की मिठाई खाते हो, तो उसमें क्या होता है, आप वाटर को अलग ही तो करते हैं। वो अलग बात है, हमने उस वाटर को कलेक्ट नहीं किया, वो वाटर इन्वायरमेंट में चला गया वेपर बन के, लेकिन अलग तो हुआ, वाटर मिल्क से तो अलग हुआ, हुआ ना। तो ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं। अगर हमने शुगर ऐड किया तो हम शुगर को भी अलग कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट को भी अलग कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड हेडेड एरो लगाते हैं। और इसमें देखो, अगर मैंने ऐसे करके ये हीट दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, बैक करते हुए मैंने हीट दिया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने कोई हीट नहीं दिया। जो एक सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया, ये किसके लिए यूज होता है, हीट के लिए यूज, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली के लिए और ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाले के लिए। और कई बार आप इनके बीच में क्या देखेंगे, सॉलिड लिखा हुआ है, लिक्विड लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आपको एक्वस मिल जाए, तो और गैस मिल जाए, तो इस तरीके के सिंबल ऐसे ही ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एस का मतलब आपका होगा सॉलिड, क्या होगा, एस का मतलब होगा आपका लिक्विड, ए क्यू का मतलब होगा एक्वस। अब एक्वस क्या होता है? हाँ, जब सॉलिड में जो लिक्विड होता है, सॉलिड उसको मिक्स कर देते हैं कुछ अमाउंट में, जो ना तो कंप्लीट ही लिक्विड होता है ना कंप्लीट सॉलिड होता है, वो आपकी एक्वस स्टेट होती है। और गैस तो आपको पता ही है, ये आपकी गैसेस होती हैं। ठीक है। अब कई बार आप देखते हैं आपकी हीट रिलीज होती है, कभी कभी हीट रिलीज होती है, कभी कभी आपको हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। अगर आपने हीट दी, रिएक्टेंट साइड में आपको हीट लिखा मिला, या फिर एनर्जी लिखा मिला, या फिर हीट एनर्जी लिखा मिला, हीट एनर्जी, ठीक है, इधर लिखा मिला, तो क्या होगा, इसका मतलब आपने हीट दी है, यहाँ पे इस रिएक्शन में आपने हीट प्रोवाइड की है, मतलब कि एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक। मतलब कि एंडो मतलब एंट्री, एंट्री होती है ना, तो हमने हीट को, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, एंडोथर्मिक है, हीट हमने दी है। जबकि आपको प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे प्लस करके ये लिखा मिलता है हीट, या फिर इधर एनर्जी, या फिर हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो ये क्या होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एग्जिट होता है ना, जब आप कहीं पे जाते हैं तो एक एंट्री गेट होता है और एक एग्जिट गेट होता है। एग्जिट होता है तो इससे क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक मतलब कि बाहर निकलती है हीट, क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जब आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट एनर्जी या हीट एनर्जी लिखा मिले, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो वो आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक। और जहां प्रोडक्ट वाली साइड पे आपको ये वर्ड्स लिखे मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक, तो आप क्या समझेंगे कि हीट हमारी रिलीज हुई है, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। हैव यू नोट इट डाउन? डू इट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू।
चलो ठीक है, अब एक टर्म आपको मिलती है एटीएम। एटीएम क्या होता है? जहां से पैसे निकाल के लाते हैं, है ना? नहीं होता। चलो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एटीएम, एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये? एटीएम का मतलब, हाँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये आपको मिलेगा जैसे 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ भी मिल सकता है, एटीएम मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे क्या है? ग्रेविटेशन होती है। वो ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हर एक चीज को। करती है कि नहीं करती है? तो अब एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो भी उस ग्रेविटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, और उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और कई बार आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? डिग्री, या फिर केल्विन होगा, जनरली आपको डिग्री सेल्सियस लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने कितना टेम्परेचर दिया है, कितना टेम्परेचर दिया है किसी भी रिएक्शन में। जैसे आप किसी चीज को, आपने देखा है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड हो जाता है? वही चीजें जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर भी उसमें इंक्लूड होता है, तो वो टेम्परेचर दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। ठीक, आते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटालिस्ट, हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है। हमारी टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट, किसी में भी हो सकती है। जनरली यहाँ पे आपको इनमें सेल्सियस वाला मिलेगा, ठीक है, लेकिन केल्विन भी हो सकता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये आपकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। फास्ट केमिकल रिएक्शन। ये आपके जिंक हो सकता है, निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, या फिर और भी हो सकते हैं। ये आपके क्या करते हैं? मान लो कोई रिएक्शन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमने प्रॉपर अमाउंट में उसको टेम्परेचर भी दिया है, हीट भी, डिग्री से एटमोस्फेरिक प्रेशर भी उसके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद रिएक्शन नहीं हो रही, तो हम कई बार क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कई बार आपको यहाँ इस वाली साइड पे ये वाला साइन मिलेगा, ये वाला। इसका मतलब क्या है? कि हीट जो है आपकी इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब क्या है? गैस इवॉल्व हो रही है। सॉरी, मैंने ये गलती से बोल दिया, हीट। यहाँ पे क्या आएगा? गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवोल्यूशन। मतलब कि जैसे आपको इसके, जैसे यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन निकली आपकी, क्या निकली? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसके ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा? ये वाला साइन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, कई बार आपको मिलेगा डाउन हेडेड एरो। क्या मिलेगा? डाउन हेड एरो। इसका मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, या फिर इसे पीपीटी भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको मिला, कोई लिखा हुआ है, उसके ब्रैकेट में ऐसे मिला, तो इसका मतलब होगा प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, बता सकते हैं आप? इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल ऐसे होते हैं, पढ़ा है? तो इसमें जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाए। मान लो ये सॉलिड पार्टिकल कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो गए, कुछ ऐसे रह गए, ठीक है, जो ये है, ये क्या है? आपके प्रेसिपिटेट बन गए हैं। मतलब कि लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल एक जगह कंडेंस हो जाना, वो जनरली डाउन में ही सेटल होते हैं, इसलिए हम डाउन हेडेड एरो लगाते हैं। अब आपको बोल देते हैं कि प्रेसिपिटेट को आप मतलब किस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सब्सटेंस। लिखो, सॉलिड सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस
solid substance that has been separated from liquid substance। ठीक है, ये आपके प्रेसिपिटेट होते हैं। ओके, अब कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी सिंबल में जो आपको समझ नहीं आया हो, या फिर आपको लग रहा हो नहीं मेरे को तो इस तरीके से पता है, शायद ये इस तरीके से ज्यादा बेटर है, ऐसा कोई डाउट नहीं है? तो चलो अब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताती हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? हाँ हाँ, हमें उनसे क्या पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, कौन सा केमिकल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा केमिकल कम रिएक्टिव है। उसको याद करने के लिए आप एक क्या यूज कर सकते हैं, निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जिब्रा। दिख रहा है आपको? अब सही दिख रहा है? ऐसे इधर भी फोकस नहीं हो रहा है, 1 मिनट में ये कर लेती हूँ इंस्टेड। दिख पा रहे हैं? हाउ देखो, इसको याद करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। अब इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर को लेंगे। इसका मतलब क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है? के। स्टॉप मतलब सोडियम। ऐसे क्या है? सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। होता है कि नहीं होता है? अब सी ए भी बोल सकते हैं, कैल्शियम। इसका सिंबल क्या होगा? सी ए। नी से मैग्नीशियम। इसको हम डिनोट करते हैं एम जी से। आ आ से क्या हो सकता है आपका? एल्यूमिनियम। ए एल। उसके बाद क्या हो सकता है? कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। उसके बाद क्या आएगा? जेड से। जिंक। जेड एन। उसके बाद आई से आयरन। आयरन को किससे डिनोट करते हैं? एफ। देखो ये थोड़ा सिंबल अलग है, और तो ऑलमोस्ट सेम है। सोडियम का भी अलग है और पोटेशियम का अलग है, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना। जनरली आप लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं सी से लिखा है तो कैल्शियम है, एफ से लिखा है तो सोडियम है, तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होता, कुछ सिंबल्स अलग होते हैं, क्योंकि ये इंडिया से नहीं बनाए गए हैं, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी, टी से क्या होगा आपका? हाँ, क्या आएगा? तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से। किससे? ये भी अलग है थोड़ा, इसीलिए मैंने पहले टी लिखा ताकि आप ऐसा ही बोलो।
लेकिन अब आप आगे से क्या रखोगे, याद रखोगे कि टी से टी नहीं, एसएन से आपका टीन होता है। उसके बाद लैड, क्या आएगा, लैड। लैड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, पीडी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल में क्या होता है, लैड। पी से पेंसिल, पी से लैड, पीबी से लैड। उसके बाद एच, एच से आपका हाइड्रो, क्या आएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, कॉपर तो कॉपर ही है, कॉपर को किससे डिनोट करेंगे, सी, हाँ सीओ से नहीं करेंगे, कोबाल्ट होता वो, सीओ से क्या होता है, कोबाल्ट, सीयू से कॉपर। ठीक है। उसके बाद एस से क्या हो सकता है आपका, क्या आएगा, सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एजी, क्या, एजी। गोल्ड को ए यू, गोल्ड को ए यू। और जो ये जो नाम से थोड़े अलग है ना, इनको बड़े ध्यान ध्यान से याद करोगे आप, अभी याद कर लो तुरंत, और तो आपको अच्छे से आगे रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर सबसे जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। और ये क्या है आपके लिस्ट, अब आप इनसे ध्यान रखना, इनके बीच में कुछ लैक कर रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने सफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ओके, इतना याद कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा केमिकल्स हैं और उनकी भी रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करोगे तो काफी बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल, सॉरी, फिलहाल के लिए क्या है, इतना ही याद करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, इंस्टेड try to learn how copper save gold। तो पोटेशियम के लिए के होगा, सोडियम के लिए Na, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, कार्बन के लिए C, Zn, जिंक के लिए Zn, जिंक के लिए होगा आपका, और आयरन Fe, 15 Sn, लैड Pb, फिर क्या आता है आपका हाइड्रोजन H, फिर फिर ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जो स्ट्रोंग लोग हैं, क्या है, स्ट्रोंग लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब है या फिर फिजिकली उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो जो चाहे वो कर पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार तो सोचेगा, अगर यार मैंने ऐसा कर दिया तो पता नहीं मैं क्या हो जाएगा। बड़े लोग जो ज्यादा स्ट्रोंग है, पता नहीं हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे हमको मतलब पीट देंगे या फिर हमें हार्म करेंगे किसी भी तरीके से, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो उस ये चीज कौन डिसाइड करता है, मोस्ट रिएक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव केमिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनको किसके साथ रिएक्ट करना है। रेस्ट जो बच जाते हैं, उनसे कमजोर वाले बच जाते हैं, ठीक है, वो बाद में अपना देख लेते हैं। अगर उनको कोई स्टेबल मैच मिलता है तो वो उनके साथ चले जाते हैं, और सुटेबल मैच नहीं मिलता तो अपना अकेले रह जाते हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शंस जो करेंगे उसमें आपको ये चीजें समझ आएंगी। अगर मान लो पोटेशियम कहीं पे प्रेजेंट है और इसने चाहा कि ये किसी कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग कर ले, कैल्शियम को अपना फ्रेंड बना ले, तो ये तुरंत बना लेगा। जबकि अगर ये वाला सोडियम है, ये भी चाहता है कि ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना ले, लेकिन यहाँ पे ये तीनों प्रेजेंट है, तो कौन सा पोटेशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किसकी चलेगी, पोटेशियम की चलेगी। तो ये पोटेशियम कैल्शियम के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा और सोडियम को नहीं करने देगा। तो सोडियम क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ रिएक्शंस के साथ समझते हैं।
आपकी एनसीईआरटी में एक और एक्टिविटी दी गई है, मैग्नीशियम के अलावा एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या किया गया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल में क्या डाला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक क्या है आपका, जिंक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे आप लिखेंगे जिंक। पता है, आप लिखने को बस ये ऊपर वाले रिएक्शन भी लिख सकते हैं, मार्क्स आपके उसमें भी आ जाएंगे, लेकिन जब आप इन चीजों को लिखते हैं ना नीचे, और ये सिंबल लगाते हैं कि हमने यहाँ पे हीट दिया या फिर क्या दिया, वो सब चीजें इनकी स्टेट लिखते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उससे क्या होता है, टीचर ज्यादा इंप्रेस होता है और आपका पेपर है ना जो वो बहुत अच्छा दिखता है, तो टीचर फटाफट टिक करके अच्छे से मार्क्स देता है आपको। अगर देखो, आप टीचर को टॉर्चर करेंगे, आप टीचर को कैसे टॉर्चर करेंगे, तो गंदा गंदा राइटिंग में लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे टीचर को समझ ही ना आए, तो फिर टीचर क्या करेगा, वो भी आपके मार्क्स कटेगा, है ना। तो इसलिए आप साफ सुथरा और सब कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे, तो टीचर फटाफट देखेगा कि बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको तो ये भी पता है, तो फटाफट अच्छे अच्छे मार्क्स आपको दे देंगे। ओके, तो इसलिए अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे आपकी जो भी आंसर शीट होती है उसको। ठीक है, तो इसलिए जब रिएक्शन कराया तो ZnSO4 बन गया। क्या बन गया आपका, ये एक्वस वाला होगा, इसको क्या बोलेंगे, जिंक, क्या बोलेंगे, सल्फेट, सल्फेट, हाँ, जिंक सल्फेट। अभी आप ये याद करेंगे इसे क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। इनमें नंबर का डिफरेंस होता है, आयंस का डिफरेंस होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट होता है, हमने क्या पढ़ा था, जिंक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था, किससे, हाइड्रोजन से, था कि नहीं था। तो जिंक क्या किया, इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, ये फ्रेंड बन गए। तो अब क्या रह गया, हमारा हाइड्रोजन रह गया, क्या रह गया, हाइड्रोजन अकेला रह गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस, या फिर यहाँ पे एरो भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एरो बना दिया या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में गैस लिख दिया, दोनों से मतलब क्लियर है कि ये तो गैस के लिए यूज होता है, कि गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो दोनों ही आपके रिएक्शन है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, और जिंक क्या होता है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में सॉलिड, और ये क्या था हमारा, एक्वस। ओके, अब रिएक्शन जब होती है तो हमें कैसे पता चले कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ चीजें तो हम नोटिस करेंगे ना, कुछ चीजें हम नोटिस करेंगे, वो चेंज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे हम, क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताओ मुझे कौन कौन सी होती है, डू यू नो। हाँ जी, तीन चार प्रॉपर्टियां पढ़ी होंगी ना आपने, एनसीईआरटी उठाई है, उधर वन वन करके पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं उठाई है तो आज उठाएंगे आप। ठीक है, एनसीईआरटी उठाएंगे आप, देखो कुछ भी पढ़ लेना, कितनी भी रेफरेंस बुक रेफर कर लेना, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीजें आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी वो आपको दूसरी बुक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मिलेंगी। तो वहां पे आपके तीन चार पॉइंट ऐसे ऐसे करके लिखे हुए हैं, बोल्ड बोल्ड करके, आप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व होती है, हमने पढ़ा ना अभी, जो रिएक्शन की थी उसमें क्या थी, गैस इवॉल्व हुई थी, है ना, गैस इवोल्यूशन। एक तो हमने ये जिंक वाली पढ़ ली, क्या है, जिंक वाली रिएक्शन पढ़ी, वो आप एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, सोडियम क्या होता है, Na2 कार्बोनेट CO3। ठीक है, कार्बन, ये होगा। अब इसके साथ क्या रिएक्ट करें,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच, नाइट्रोजन तो हमने कहीं बोला भी नहीं, नाइट्रस कुछ नहीं बोला, Cl, क्लोरिक। ठीक है, ये क्या होगा आपका? HCl। और ये भी कैसा होगा? डाइल्यूट वाला होगा। कैसा? इधर लिख लो डाइल्यूट, या फिर आगे लिख सकते हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देख के बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। नोट की है ना हमने रिएक्टिविटी सीरीज? देखो उधर, एक हमारे यहाँ पे क्या है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और कार्बोनेट है। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए हमारा? सोडियम ने क्या किया? इसने प्लान बनाया कि क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। किसके साथ? NaCl बन गया इधर। फिर क्या रह गया हमारा? CO3 रह गया और H रह गया। तो H से क्या हो सकता है? H के 2 मॉलिक्यूल है इधर, और एक O यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन गया हमारा? वाटर, है ना। और ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ। और ये वाटर बन गया। अब क्या रह गया हमारा? एक कार्बन और ऑक्सीजन। हाँ, O2। ये क्या है? हमारी गैस है। ये क्या है? गैस है। और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इधर हमने क्या पढ़ा था? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इधर हमने दो एग्जांपल पढ़े, एक जिंक वाला और दूसरा आपका ये वाला सोडियम कार्बोनेट वाला। ओके, दो रिएक्शन हो गई हमारी। अब दूसरा है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। हमने क्या पढ़ा था? प्रेसिपिटेट भी बनते हैं कई बार, है ना। शुड आई रब? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसमें क्या हो सकता है? किस किस को रिएक्ट कराया जाए भाई? लेड नाइट्रेट को कराएंगे। किसको? लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी। राइट, पीबी। पीबी के कितने मॉलिक्यूल है? एक ही लेंगे। नाइट्रेट मतलब NO3 का होल ट्वाइस। ये क्या फॉर्मूला होगा आपका? लेड नाइट्रेट का, जो कि आपका एक्वस स्टेट में है। प्लस, प्लस इसके साथ हम क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, के आई। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका? के आई। 2 मॉलिक्यूल्स ले, और ये भी आपका एक्वस में होगा। अब रिएक्शन की हमने, तो मुझे बताओ क्या मिलना चाहिए? एक हमारा इधर लेड है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? लेड या पोटेशियम? तो पोटेशियम क्या डिसाइड करेगा? हाँ, किसके साथ? लेड के साथ नहीं, वो किसके साथ? इसके साथ फ्रेंडशिप करने का डिसाइड किया उसने। ठीक है, तो क्या बनेगा? टू के, 2 के NO3 बन जाएगा। और इधर देखो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है पोटेशियम के, और यहाँ पे भी नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स है। तो 2 हमने आगे लगाया, पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन गया आपका? पोटेशियम नाइट्रेट। प्लस और क्या बनेगा? क्या क्या रहेगा आपका? आयोडीन और लेड। पीबी, पीबी कितना है? 2। पोटेशियम, तो लेड आयोडाइड क्या बन गया? लेड। ठीक है, इधर प्रेसिपिटेट बने। किसके प्रेसिपिटेट बने? इसके, लेड के प्रेसिपिटेट बन गए।
ठीक है, तो ये किस वाली रिएक्शन होगी? हमें क्या चला पता चला कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन होती है, और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हमें यहाँ से लेड आयोडाइड से पता चल रही है, राइट। चलो अब एक और रिएक्शन लेते हैं ऐसे ही प्रेसिपिटेट को समझने के लिए, बैरियम क्लोराइड वाली। किस वाली लेंगे? बैरियम हाइड्रोक्साइड वाली, सॉरी, किस वाली लेंगे? बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या फॉर्मूला हो सकता है? ओ एच को होल ट्वाइस, इसे कैसे पढ़ते हैं? बी ए ओ एच का होल, ठीक है, पूरी का ट्वाइस है ये। ओके, अब इसको प्लस कराया, इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे? हाँ, अब हमने इसको रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक हमारे पास बैरियम है, हाइड्रोजन है, तो क्या बनना चाहिए? BaSO4 प्लस H2O, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, देख रहे हो टू मॉलिक्यूल है, तो इन्हें आगे टू लगा लेंगे, बैलेंस हो गया। देखो, टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन, टोटल टू टू जा फोर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? टू है, और यहाँ पे बैरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया आपका? बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये क्या क्या लग रहा है? अब तो बी लग रहा है, तो ये भी प्रेसिपिटेट बनाए इन्होंने। तो ये भी क्या बता रहा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमारी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में होती है। तो हमने दो रिएक्शन पढ़े जिसमें पता चला कि गैस इवॉल्व होती है, और दो रिएक्शन पढ़े जिसमें हमें पता चला कि क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब कलर चेंज वाली करेंगे, एक और करते हैं, बस एक और, चार प्रॉपर्टीज है, एक ही कर लेते हैं, एक कलर चेंज और एक और करेंगे, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है? चलो ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके।